क्वेश्चन पूछ रहे सर ऑर्गेनिक के कितने क्वेश्चन आएंगे टेस्ट में। क्योंकि मैंने पिछले क्लास में भी कुछ तुम लोगों को ब्रीफ किया था कि ऑर्गेनिक दोनों पार्ट का ऑलमोस्ट इक्वल क्वेश्चन रहेगा, बट हमारा जो फिजिकल का पार्ट है वो पहले से स्टार्ट है, उसके कुछ क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे। वैसे इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं, बट अभी ऑर्गेनिक में नंबर ऑफ लेक्चर ही बहुत कम हुआ है, 5-6 लेक्चर ही हुए हैं। दैट मीन्स ऑर्गेनिक के कुछ क्वेश्चन कम रहेंगे और फिजिकल केमिस्ट्री के ज्यादा रहेंगे। सर एडवांस्ड पैटर्न टेस्ट है तो 18 क्वेश्चंस होंगे, तो 6 फिजिक्स, 6 केमिस्ट्री और 6 मैथ्स होंगे ना? नहीं, 18 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट में होंगे तुम्हारे। एक पेपर की बात करो, एक मैं सब्जेक्ट में? हाँ हाँ। बिल्कुल मैं 2 मिनट अगर पेपर की बात कर लूँ तो पेपर 1 में 18 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं, उसमें एक सब्जेक्ट की बात कर रहा था मैं पिछले लेक्चर में, ऑलमोस्ट 18, वो खूब कुछ फिक्स नहीं कि 18 ही रहेगा, तुम्हारा 19 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, बट 18 to 20 वेरी करता है जी। अब 18 क्वेश्चन केमिस्ट्री के हैं तो 18 फिर फिजिक्स के, एंड देन 18 क्वेश्चन तुम्हारे फिर इसमें केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स के फिर 18। तो पेपर 1 में टोटल क्वेश्चन काउंट कर लो, और पेपर 2 में भी इसी तरीके से रहेगा, 18 या 20 क्वेश्चन रहेगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं फिर रिपीट करता हूँ, पिछले लेक्चर में ही बताया था कि एडवांस के पेपर में इंस्ट्रक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि किस क्वेश्चन के लिए कौन सा सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, कौन सा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, मैच द कॉलम रहेगा। तो इंस्ट्रक्शन तुम्हें पढ़ना दोनों पेपर में, पेपर 1 पेपर 2, दोनों का पैटर्न अलग रह सकता है पेपर 1 पेपर 2 का। तो जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करो, मान लो कि केमिस्ट्री की बात करूँ, 18 क्वेश्चन में मान लो कि सेक्शन ए में है, तो सेक्शन ए में मान लो सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, तो सिंगल चॉइस में 5 to 6 क्वेश्चन रहेगा वहां पे एक सेक्शन में। तो क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले तुम्हें सेक्शन वाइज इंस्ट्रक्शन गिवन होता है उसमें, और सेक्शन वाइज अगर इंस्ट्रक्शन गिवन है उसको रीड करने के बाद ही फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। क्लियर है यहाँ पे? नहीं, जो पूछ रहे सर दोनों में से कोई एक दोनों अटेंड करना होता है। थोड़ा सा तुम्हें संडे को प्रिपेयर रहना पड़ेगा, पहली बार पेपर दे रहे हो एडवांस का, तो 6 आवर बैठना ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। टाइमिंग बताया जाएगा, ऑलमोस्ट 9:30 to 12:30 रहता है टाइमिंग, बाकी वो अपडेट किया जाएगा ग्रुप पे। पेपर 1 भी देना और पेपर 2 भी देना है, जनरली ये टाइमिंग रहता है तुम्हारा। तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों अटेम्प्ट करना है, ऐसा नहीं कि ये सर कंटिन्यू ऑप्शनल। नहीं होगा ना पर? नहीं, कंटिन्यू नहीं होगा, 2 घंटे का बीच में ब्रेक रहेगा। कंटिन्यू होगा 6 आवर तब तो फिर और दिक्कत रहेगा, कंटिन्यू नहीं होता है। फाइनल जब एडवांस का पेपर दे रहे होगे तो उस टाइम पे कंटिन्यू नहीं होता है, वहां भी 2 घंटे का ब्रेक होता है। बट क्वेश्चन अटेम्प्ट पूरा करना है इसमें, आप ऐसा नहीं कि बस 3 घंटे का पेपर है 1 घंटे में उसको फिनिश कर दिए। जो भी क्वेश्चन तुम पढ़े हो तो एक एक क्वेश्चन को, और जो टफ क्वेश्चन लग रहा है उसको स्किप करके फिर आगे बढ़ाना है। हमारे 54 क्वेश्चन है एक पेपर में, 54 में जो इजी क्वेश्चन होते हैं उसको सेलेक्ट करना है, और ये भी कोशिश नहीं करना है कि 54 में से 54 सॉल्व करना है। 54 में से तुम 50% क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए, यहाँ पे 27 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए ऑन एन एवरेज, दैट मीन्स तुम्हारा स्कोर 50% से ऊपर जा रहा है। तो पहले कोशिश करो कि 50% पेपर सॉल्व हो, उससे ज्यादा अगर टाइम बच रहा है तो उससे ज्यादा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बट ये कम्पिटेटिव एग्जाम है, नेगेटिव मार्किंग भी होगा, तो ऐसा नहीं कि बस ऑप्शनल है, एबीसीडी में कुछ नहीं भी पता चल रहा है तो एबीसीडी में से कोई टिक करके आ गया, तो वो नेगेटिव मार्किंग ही होता है। तो क्वेश्चन को प्रॉपर रीड करना, उसके बाद जो समझ में आ रहा है तो वहां पे टिक करना। सर परसेंटेज और परसेंटाइल में फर्क क्या होता है? तो बहुत फर्क आता है उसमें, परसेंटाइल एंड, तो परसेंटाइल निकालने का अलग फार्मूला है कि टोटल कितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, उसका एक अलग ही फार्मूला रहता है वहाँ पर। परसेंटेज तो परसेंटाइल सिंपली, मतलब हमारे पीछे जितने स्टूडेंट्स है वो ना? बिल्कुल, उसमें परसेंटाइल अलग चीज है, जितने तुम्हारे पीछे कितने स्टूडेंट है उसके बेसिस पे है। तो तुम्हारा जो टॉपर है, टॉपर का जो मार्क्स है उससे फिर कंपेयर करके निकाला जाता है वहाँ पर, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट भी डिसाइड करता है। तो परसेंटाइल का अलग कैलकुलेशन, और परसेंटेज तो सिंपल सा है कि 100 में तुम्हारा मार्क्स कितना आ रहा है, जबकि परसेंटाइल के लिए टॉपर का मार्क्स एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट उस पर डिपेंड करता है परसेंटाइल। चलो ठीक है, हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं अभी।
तो होमवर्क जो हमारा था इसमें पार्ट 1, एक्सरसाइज 1, पार्ट 1, पार्ट 2, चलो एक लेक्चर और भी है, सैटरडे को भी मोस्ट प्रोबेबली लेक्चर है एक, हम लोग उस लेक्चर में इसको कौन ये डिस्कस करते हैं पार्ट 1 पार्ट 2 का। और तुम्हारा जो मेनली क्वेश्चन होगा सिर्फ सेक्शन ए पे बेस्ड, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 पार्ट 2 का सेक्शन ए सॉल्व करना है तुम लोगों को, क्योंकि इसी पे बेस्ड तुम्हारे टेस्ट में भी क्वेश्चन आएंगे। बहुत ज्यादा क्वेश्चन है नहीं प्रैक्टिस के लिए। पार्ट 1 में सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन, इसमें भी 5 to 10 क्वेश्चन के अप्रॉक्स होगा, तो उसको कर सकते हो तुम। तो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे। बट ये सब लोग होमवर्क प्रॉपर किया, जब भी होमवर्क मिले उसको प्रॉपरली सॉल्व करना है, क्योंकि जब यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी एग्जाम में भी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, ये ध्यान रखना है। तो ठीक है, आगे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट आज नोमेनक्लेचर को ही आगे बढ़ाते हैं। टेस्ट में कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं रहेगा तुम्हारा। अब देखो सब्जेक्टिव क्या होता है इसमें तुम्हारा, एक तो सिंगल चॉइस क्वेश्चन रहेगा जिसमें कि 4 ऑप्शन में कोई एक ही करेक्ट होगा। दूसरा टाइप रहता है मल्टीपल चॉइस टाइप का, और मल्टीपल चॉइस टाइप में क्या रहेगा तुम्हारा कि 4 ऑप्शन में कोई 2 करेक्ट हो सकता है, 3 करेक्ट हो सकता है, चारों का चारों करेक्ट हो सकता है, तो चारों को टिक करना रहेगा। और एक इंटीजर टाइप का भी क्वेश्चन रहता है उसमें, और जब इंटीजर टाइप का क्वेश्चन रहेगा उसमें तुम्हें क्वेश्चन रीड करना है, प्रॉपरली सॉल्व करना है उसको, और उसमें जो वैल्यू आ रहा है, मान लो कि 5, 6, 8, 9, 10 जो भी वैल्यू आ रहा है उसको वहां पे पुट करना होता है, जो भी ऑप्शन गिवन है उसमें टिक क्लिक करके वहां पे उसको मेंशन करना होता है। इंटीजर टाइप का जो क्वेश्चन है उसको बोल सकते हो सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, बट उसमें भी सिर्फ रफ करके अपना आंसर फाइनली निकालना और सिर्फ आंसर पुट करना है वहां पे। तो तुम्हें वहां पे कोई पेपर या पेन नहीं दिया जाएगा, सिर्फ तुम्हें वहां पे जो भी फाइनल आंसर आ रहा है उसको वहां पे पुट करना है। क्लियर है सब लोगों को यहाँ तक? तो ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम यस लोग सर। कुछ अभी। तो ठीक है, Yes. तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग इसमें यहाँ पे है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग देख रहे थे आईपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें मैक्सिमम 5 पार्ट आ रहा था। तो फर्स्ट पार्ट था वर्ड रूट, मतलब मेन पार्ट जो था, देन प्राइमरी सफिक्स, थर्ड है उसमें सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स। अभी क्वेश्चन है आ रहा है आशीष के, सर टेस्ट डिफिकल्ट होता है क्या? कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता है, बस जितना क्लास में कराया गया है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में उसको अच्छे से करके जाओ, आसान सही रहता है। नहीं पढ़ के जाओगे तो फिर डिफिकल्ट होगा। और पहली बार दे रहे हो एग्जाम तो उसमें सोचना नहीं कि आसान डिफिकल्ट, बस एक ये ध्यान रखोगे, मान लो कि स्टार्टिंग का 1-2 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि उसी में अटके रहे। पूरे पेपर में आउट ऑफ 54 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मिला करके तुम्हें जो भी इजी क्वेश्चन आ रहा है उसको पहले सॉल्व करना है। और ऐसा कोई नेसेसरी नहीं कि तुम सीरियल वाइज सॉल्व करते जाओ, कि फर्स्ट को सॉल्व किया, सेकंड सॉल्व किया, फिर थर्ड फोर्थ आगे जाएंगे। तुम चाहो तो लास्ट का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो पेपर के लास्ट से। तो पूरे पेपर में जो इजी क्वेश्चन है उसको सिलेक्ट करना है सबसे पहले, और ढंग से पढ़ के जाओगे तुम उतना कर पाओगे कौन सा क्वेश्चन इजी है। बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है किसी क्वेश्चन में तो उसको स्किप कर जाना, किसी दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओगे फिर। ये कुछ बेसिक चीजें हैं, अभी पेपर पहली बार है तो धीरे धीरे चीजों को सीख पाओगे। चलो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो वर्ड रूट देख रहे थे, प्राइमरी सफिक्स, थर्ड वन सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स, अब देखने की सेकेंडरी सफिक्स जो इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स सीनियर फंक्शनल ग्रुप, सीनियर फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप को हम लोग शॉर्ट में लिखते भी हैं यहाँ पे एफ जी, सीनियर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द कंपाउंड, प्रेजेंट इन द कंपाउंड।
अब इसमें एक टर्म आ रहा है कि सीनियर फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे पहले समझना है कि जो फंक्शनल ग्रुप है, वैसे ही आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बट इतना समझ सकते हो कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो किसको बोलते हैं हम लोग। मान लो जैसे कि OH है, अल्कोहल है, ये अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। कहीं पे एसिड आ रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है। और उस फंक्शनल ग्रुप में से कौन सा सीनियर ग्रुप होता है, कौन सा जूनियर ग्रुप होता है, तो आगे हम लोग इसके लिए एक टेबल ड्रॉ करेंगे, तो फिर वहां पे पता चल पाता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप सीनियर होता है, कौन सा जूनियर होगा। इस पॉइंट को भी बस इतना लिख करके छोड़ दोगे। आगे जब लोग फंक्शनल ग्रुप का IUPAC नेमिंग देखेंगे, वहां पे एक टेबल भी ड्रॉ करेंगे तो अपने आप ही क्लियर हो पाएगा वहां। बस इतना याद रखना है कि सेकेंडरी सफिक्स किसी भी IUPAC नेमिंग में क्या इंडिकेट करता है, उस कंपाउंड में सीनियर फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है। और इसके लिए टेबल ड्रॉ करेंगे जो कि आगे हम लोगों को ड्रॉ करना है। नेक्स्ट है इसमें फोर्थ, बस इसमें एक पॉइंट लिख करके छोड़ देना है अभी यहाँ पर। फोर्थ है इसमें यहाँ पे प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स, अब देखना कि प्राइमरी प्रीफिक्स जो होता है ये क्या इंडिकेट करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। इट इंडिकेट्स that it represents cyclic compound. It represents cyclic compound. वॉइस तो सबको प्रॉपर आ रहा है अभी? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, हम कंटिन्यू कर सकते हैं। इट रिप्रेजेंट्स साइक्लिक कंपाउंड। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो। प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो इज यूज्ड। प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो इज यूज्ड for homocyclic compound. होमोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स का मतलब क्या था कि सिर्फ कार्बन एटम का ही हो, दैट मींस सेम एटम का ही रिंग आ रहा हो। अब यहाँ पे देखने की साइक्लो, अब यहाँ पे मान लो कोई एग्जांपल आ रहा है यहाँ पे इस टाइप से, बस एक एग्जांपल से देखते हैं। ये कैसा कंपाउंड आ रहा है, साइक्लिक कंपाउंड है। इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना आ रहा है, काउंट करके देखो। 4। और ये सेचुरेटेड या अनसेचुरेटेड? सैचुरेटेड। सेचुरेटेड क्लियर है। कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, दैट मींस सेचुरेटेड। और 4 कार्बन आ रहा है, तो 4 कार्बन के वर्ड रूट क्या था, कुछ याद हो? वर्ड रूट में देखो, ब्यूट। 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 और सेचुरेटेड के लिए क्या होता है, प्राइमरी एन ब्यूटेन। ANE। सेचुरेटेड के लिए क्या था, प्राइमरी सफिक्स ANE, ब्यूटेन। बट ये साइक्लिक कंपाउंड्स है, तो वर्ड रूट से जस्ट पहले क्या लिखते हैं हम लोग, प्राइमरी। साइक्लोब्यूटेन। इस कंपाउंड्स का जो नेम रहेगा वो क्या आ जाता है, साइक्लोब्यूटेन। ये साइक्लो क्या आ रहा है इसमें, प्राइमरी प्रीफिक्स। ब्यूट क्या आ रहा है तुम्हारा, वर्ड रूट। और ANE क्या आ रहा है इसमें, प्राइमरी सफिक्स। वर्ड रूट के बाद जो आ रहा है उसको सफिक्स, और उससे पहले जो आ रहा है उसको क्या बोलना है, प्रीफिक्स। इस कंपाउंड का नेम क्या होता है, साइक्लोब्यूटेन। बट मैं यहाँ पे सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आगे हम लोग साइक्लिक कंपाउंड का डिटेल में देखेंगे IUPAC में। ये प्राइमरी प्रीफिक्स क्लियर हो गया। ये कब यूज किया जाता है, जब कंपाउंड साइक्लिक होगा तभी प्राइमरी प्रीफिक्स यूज किया जाता है। वो कौन सा रहता है, साइक्लो। बस इतना यहाँ पे देखना है। अब कोई कंपाउंड मान लो कि ये रहता है इस टाइप से, ये भी एक साइक्लिक कंपाउंड है, इसका नेम खुद से बता सकते हो। टोटल कार्बन कितना आ रहा है यहाँ पे, साइक्लोहेक्सेन। बताओ, सब लोग बता सकते हो। इसमें टोटल कार्बन 6। तो 6 के लिए क्या रहता है, हेक्स। और सेचुरेटेड है तो ANE, हेक्सेन। और साइक्लिक है, क्या ऐड कर देते हैं यहाँ पे, साइक्लो। इसका नेम क्या आ जाता है, साइक्लोहेक्सेन। ये तो हम लोग बेसिक देख रहे हैं, अभी डिटेल में IUPAC नेमिंग जब देखेंगे सिर्फ साइक्लिक कंपाउंड का, तो वहां पे डिटेल में आएगा। लास्ट है इसमें सेकेंडरी प्रीफिक्स। बस जो 5 पार्ट में डिवाइडेड रहता है
आईपीएससी नेमिंग जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का होता है उसको बस बेसिक देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग। सेकेंडरी प्रीफिक्स, ये क्या इंडिकेट करता है, इसमें एक पॉइंट नोट कर लेते हैं। इट इंडिकेट्स जूनियर फंक्शनल ग्रुप, जूनियर फंक्शनल ग्रुप। एफजी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मैं ऊपर में लिख, एफजी का मीनिंग क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप। इट इंडिकेट्स जूनियर फंक्शनल ग्रुप एंड substituents present in the compound, present in the compound। और मैंने अभी जस्ट बताया था कि जूनियर फंक्शनल ग्रुप और सीनियर फंक्शनल ग्रुप कैसे डिसाइड करेंगे, इसके लिए आगे एक टेबल ड्रॉ करते हैं। उस टेबल के बेसिस पे जो कि आईपीएस ने डिसाइड किया हुआ है कि किसको जूनियर ग्रुप एज्यूम करना और किसको सीनियर ग्रुप, तो जब टेबल ड्रॉ करें तो सीनियर जूनियर वहां से पता चल पाएगा। और इसमें एक टर्म आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट्स, ये क्या होता है हम लोग जस्ट अभी देख रहे हैं आगे। क्लियर है यहाँ पे? यहाँ पर भी सिर्फ एक पॉइंट लिख करके छोड़ना है कि सेकेंडरी प्रीफिक्स का इंडिकेट करता है जूनियर फंक्शनल ग्रुप को या फिर सब्स्टिट्यूएंट्स जो प्रेजेंट हुआ कंपाउंड में। यहाँ तक कॉपी करो, फिर देखते हैं आगे। और आज का जो लेक्चर होगा उसको पूरा ध्यान से देखोगे, तो बहुत ही बेसिक चीजें पढ़ने वाला है आज यहाँ पे। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे अभी नेमिंग अल्केन से, फिर अल्किन अल्काइन। डन सर। तो ठीक है, तो कॉपी कर लो जल्दी से सब लोग। कर ले, कॉपी कर लिए सब लोग यहाँ तक? एंड की Yes, बात sir. क्या लिखा है? It indicates junior functional group and substituents, SUBS substituents, SUBSTITUNT। लिख दो यहाँ पे TUENT, substituents। प्राइमरी प्रीफिक्स, देखो प्राइमरी प्रीफिक्स क्या था यहाँ पे है, तो सिंपली याद रखना कि प्राइमरी प्रीफिक्स कब यूज करते हैं, जब साइक्लिक कंपाउंड होगा। मान लो कहीं ये ओपन चेन कंपाउंड है, इसमें कोई भी प्राइमरी प्रीफिक्स यूज नहीं होता यहाँ पर, तो प्राइमरी प्रीफिक्स ओनली यूज फॉर साइक्लिक कंपाउंड। और क्लियर दिख जाएगा वो साइक्लिक है, रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है, वहीं पे हम लोग प्राइमरी प्रीफिक्स यूज करते हैं। और वो कौन सा प्राइमरी प्रीफिक्स होता है, साइक्लो। और होमोसाइक्लिक मतलब क्या था, सिर्फ कार्बन एटम का ही रिंग आ रहा हो, सेम एटम का रिंग आ रहा है, दैट मींस वो होमोसाइक्लिक। तो जब भी साइक्लिक कंपाउंड होगा तो उसी केस में प्राइमरी प्रीफिक्स को यूज करना है, और वो क्या होता है, साइक्लो। बस ये याद रखना है। क्लियर है आशीष? यहाँ पे आप इस टाइप से इसको सोचना था। तो ठीक है, आगे देखते हैं फिर हम लोग इसमें यहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें अल्केन। अब देखने की कोई भी अगर आईपीएससी नेमिंग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का करना तो उसमें 3 बेसिक रूल होता है। उस कंपाउंड्स का मेन चेन सिलेक्शन, अगर कुछ याद होते हैं पिछले क्लास में एक वर्ड आ रहा था कि मेन चेन, जो वर्ड रूट रिप्रेजेंट करता था वो क्या करता था, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन। जाकर के देखो उसमें वर्ड रूट में, इट इंडिकेट्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन। तो मेन चेन को कैसे सिलेक्ट करना है यहाँ पे, तो सबसे पहला काम करना है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेमिंग में मेन चेन सिलेक्शन। मेन चेन सिलेक्शन यहाँ से ध्यान से देखते जाओगे हर एक पॉइंट को। कुछ रूल्स है यहाँ पे मेन चेन सिलेक्शन के लिए। तो रूल 1,
select the longest continuous carbon chain. Select the longest continuous carbon chain. Continuous carbon chain. As a main chain. As a main chain. या प्रिंसिपल चेन या पेरेंट चेन. फर्स्ट पॉइंट क्या है? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन एज अ मेन चेन. अब एग्जांपल की बात करें हम लोग, एग्जांपल से इसको समझते जाते हैं. CH3, CH2, CH2, CH, CH2, CH3, CH2, 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 CH3. ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है. यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करना है? मेन चेन को सिलेक्ट करना है. किसमें? तो किसमें चेन बहुत तीन चेन आ रहा है. एक तो ये चेन आ सकता था 1 2 सर 3. आवाज कट रहा है. एक मिनट, आवाज प्रॉपर. अभी तो प्रॉपर आ रहा है आवाज. Yes, sir. यस सर. ठीक है, तो देखते हैं. हम ये समझ रहे थे इसमें तीन चेन आ रहा है. एक तो ये चेन भी आ सकता है 1 2 3 4 5 6. लेकिन जब इसको चेन, इस चेन को देखा तो इसमें टोटल कार्बन कितना आ रहा है? 6. एक ये भी तो चेन आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7. इसमें टोटल कार्बन क्या आ रहा है? 7. एक ये भी तो चेन है यहाँ पे. इसमें कितना आ रहा है? 1 2. स्ट्रेट चेन, हॉरिजॉन्टल चेन जो आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8. तो रूल 1 क्या बोलता है कि मेन चेन कौन सा हो? इसमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन है. ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, क्योंकि 8, इसमें 8 नंबर ऑफ कार्बन आ रहा है. तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या आ रहा है इसमें? 8. दैट मींस यही क्या हो जाएगा यहाँ पे? मेन चेन. क्लियर है यहाँ पे है. तो पहला रूल रूल जो 1 था कि मेन चेन कौन कैसे सिलेक्ट करें यहाँ पे? तो जिसमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन होगा, इसमें मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा, उसी चेन को एज अ मेन चेन लेना है वहां पे. क्लियर है यहाँ पे? नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे. सर अब बताओ कुछ डाउट हो. सर ये एक बार बताओ ना, आपका आवाज नहीं आ रहा था. अभी तो यस सर, प्रॉपर, आवाज कट रहा है अभी. अभी प्रॉपर आ रहा है. नहीं. अभी भी ब्रेक हो रहा है. Yes, sir. यस सर, अभी भी ब्रेक हो रहा है. तो देखते हैं. अभी तो प्रॉपर आ रहा होगा यार. मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ. यहाँ पे है. अब देखो यहाँ पे होता क्या है. यहाँ पे जो मेन चेन लेना है, एक ऐसा चेन जिसमें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ रहा है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन है, उसी को क्या करना है? मेन चेन लेना है. यहाँ पे जब देखोगे इसमें चेन बहुत तरह के आ रहे हैं. इसमें अगर एक चेन ये भी आ रहा है 1 2 3 4 5 6, बट इसमें 6 कार्बन ही आ रहा है. 1 2 3 4 5 6 7. यहाँ से स्टार्ट करते तो वो 7 ही आ रहा है. बट जब हॉरिजॉन्टल को लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को यहाँ पे, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कार्बन आ रहा है. इसमें यही मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम का चेन आ रहा है. यही क्या होगा इसमें? मेन चेन. क्लियर अब यहाँ पे है सब लोगों को? और जो मेन चेन का पार्ट नहीं है यहाँ पे, एक ऐसा ग्रुप जो मेन चेन का पार्ट नहीं है, उसको बोलते हम लोग एज ए सब्स्टिट्यूएंट. ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट. तो पहले तो ये बताओ, वॉइस तो प्रॉपर आ रहा है अभी सबको? Yes, sir. यस सर. चलो ठीक है. यहाँ पे देखना है कि जो एक ऐसा चेन जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ रहा है, तो वही मेन चेन होगा. और एक ऐसा ग्रुप जो मेन चेन का पार्ट नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट. जो पीछे को हटा भी रहा था सब्स्टिट्यूएंट. ये रूल 1 था इसमें. ये मेन चेन ये आ गया और ये सब्स्टिट्यूएंट. वो अभी नेम नहीं लिख रहे हैं इसका, बस मेन चेन सिलेक्शन का जो रूल है उसको देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग. रूल 2.
इसको कॉपी भी करते जाओ जल्दी से। नेक्स्ट है इसमें, यहाँ पे है, अब एक ऐसा कंपाउंड हो जिसमें कि जो चेन आ रहा है उसमें दोनों किसी भी साइड से अगर हम लोग काउंट करते हैं तो सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ रहा है वहां पे, तो उस केस में क्या करेंगे वहां पे? तो रूल 2 में यहाँ पे है, इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर सेम, if number of carbon atoms are same, if number of carbon atoms are same, in more than, if number of carbon atoms are same for start लिखोगे इसमें, if number of carbon atoms are same in two longest chain, then that carbon chain is a main chain, then that carbon chain will be main chain which have more number of substituents, which have more number of substituents, more number of substituents. Point क्या है इसमें, if number of carbon atoms are same in two longest chain, then that carbon chain will be main chain which have more number of substituents. रूल कॉपी करो, एग्जांपल से इसको भी समझते हैं, इसका मीनिंग क्या है यहाँ पर। CH3, CH, CH3, CH, CH2, CH3, और कुछ भी रटना नहीं है यहाँ पे, बस बेसिक कुछ रूल है उसको बस समझना है। CH2, CH2, CH3, चलो रूल कॉपी करो फिर देखते हैं आगे हम लोग। तो कॉपी कर ले हम लोग समझते हैं। यहाँ इसमें देखोगे काउंटिंग करते यहाँ पे है, इसमें क्या रहेगा तुम्हारा, अगर यहाँ से स्टार्ट करते हो 1 2 3 4 5 6, इसमें भी क्या रहा है 6, ऊपर से भी स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें तो ऊपर से स्टार्ट करोगे मेन चेन या नीचे यहाँ से वो सेम रहेगा, क्योंकि ये 1 2 या फिर ये 1 2 सेम है। अगर नीचे से स्टार्ट करें हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, एक चेन ये भी जिसमें कि 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और जो हॉरिजॉन्टल कार्बन चेन है उसमें भी 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जब इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ जाए वैसे केस में क्या करते हैं, तो मान लो कि इसको मेन चेन अगर मान लेते हैं, जब ये मेन चेन होगा, ये नोट नहीं करना अभी देखोगे ध्यान से, जब ये मेन चेन होगा तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट। सही है, एक ऐसा ग्रुप जो कि मेन चेन का पार्ट नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। बट जब इसको मेन चेन माने तो इसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स कितना आ रहा है, एक ही सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है यहाँ पे। क्लियर है, मैं इसको अभी रेज करता हूँ, और जब मैं मेन चेन इसको ले लेता हूँ क्योंकि इसमें भी तो 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ रहा है, इसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स कितना आ रहा है यहाँ पे, 2। तो एक ये सब्स्टिट्यूएंट जो कि मेन चेन का पार्ट नहीं है, और एक ये सब्स्टिट्यूएंट। तो जब मैं हॉरिजॉन्टल कार्बन चेन को मेन चेन मान रहा हूँ, इसमें 2 नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है। पॉइंट क्या था इसमें, मेन चेन विच है मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, उसको मेन चेन लेना था इसमें कि मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, तो अगर इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ रहा है किसी 2 लॉन्गेस्ट चेन में,
इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर सेम इन टू लॉन्गेस्ट चेन, इसमें इधर से भी स्टार्ट करते तो 6 और हॉरिजॉन्टल में भी 6, दैट मीन्स उस कंडीशन में मेन चेन उसको मानना है जिसमें कि नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स क्या हो, मोर आ रहा हो, मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, इस केस में ये मेन चेन आएगा। ये पॉइंट सबको क्लियर है? सेकंड रूल। Yes, sir. बताओ सब लोग, बताओ क्लियर है सबको? यस सर क्लियर। यस सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो रूल तो वो लिख रहे हैं बट वो एग्जांपल से क्लियर भी हो तो उसका स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है वहां पे। तो ठीक है, ये रूल 2 था, बट सबसे पहले रूल 1 को देखना है। रूल 1 से डिसाइड नहीं कर पाएंगे देन रूल 2 पे आएंगे, और रूल 2 से भी अगर डिसाइड नहीं होता है उसके लिए आगे भी रूल 3 भी है, यहाँ तक कॉपी करो पहले। तो पॉसिबल है तो तुम लोग भी जब नोट्स बना रहे हो इसमें डिफरेंट कलर से अगर दिखा सको कि कौन सा मेन चेन है, तो वो जब रिवीजन करो तो भी वहां पे इजीली समझ में आ पाएगा रिवीजन के टाइम में। कर ले, कॉपी कर ली सब लोग यहाँ तक? तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। कोई भी पेन यूज कर सकते हैं यहाँ पे, तो अपने को चीजें क्लियर होना चाहिए। डिफरेंट पेन में इसलिए बोल रहा हूँ, जब ये मेन चेन इस तरीके से तुम लोग भी दिखाओगे तो और भी जब रिवाइज करो तो और भी क्लियरली समझ में आएगा तुम्हें। कोई भी पेन यूज कर सकते हो इसमें। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देन दैट के बाद क्या लिखा है? then that carbon chain will be main chain। ये क्या है? कार्बन चेन है बेसिकली। और बिल्कुल कहीं भी कंफ्यूजन लगा तो पूछोगे, कुछ भी रॉन्ग नहीं लिखना है यहाँ पर। then that carbon chain will be main chain which have more number of substituents। कर ले, कॉपी कर ले सब लोग यहाँ तक? Yes, sir. चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग Yes. इसमें। रूल 3, ये रूल किस लिए देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे? मेन चेन सिलेक्शन के लिए रूल देख रहे हैं यहाँ पे। रूल 3 है, इफ द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर आल्सो सेम, the number of substituents if the number of substituents are also same then substituents at the nearest position from the either end if the number of substituents are also same then substituents at the nearest position from the either end is preferred, is selected as main chain। तो कॉपी करूंगा, एग्जांपल से क्लियर करते हैं इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है यहाँ पर। इस टाइप का कंपाउंड हो, ये किस फॉर्म में दिखाया गया है? ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिप्रेजेंटेशन का 3 फॉर्म पड़े थे, कंडेंस फॉर्म, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्म और बॉन्ड लाइन। Bond line. सही है, ये किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया? बॉन्ड लाइन फॉर्म में। अब इसमें यहाँ पे मेन चेन को सिलेक्ट करना है, ध्यान से देखोगे।
अब यहाँ पे जब मेन चेन को सिलेक्ट करना है, कहीं से स्टार्ट करो, मैं अगर इधर से स्टार्ट करूँ 1 और लॉन्गेस्ट तुम्हें दिख जाएगा। पहला पॉइंट क्या था कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब इधर से स्टार्ट कर रहे हैं लेफ्ट साइड, इसमें भी 9। अब मान लो मैं राइट साइड से स्टार्ट करूँ, मैं डिफरेंट कलर से दिखा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें भी तो 9 ही आ रहा है। लेफ्ट से जब स्टार्ट कर रहे हैं चेन को या फिर राइट से, नंबर ऑफ कार्बन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अब मान लेते हैं अब यहाँ पे अगर लेफ्ट से स्टार्ट कर रहे हैं वो यहाँ पे, इसको अगर मेन चेन मानता है यहाँ पे लेफ्ट साइड से नीचे तक, इसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स कितना आ रहा है, चेक करो। ये तो मेन चेन आ गया, सही है, बिल्कुल सही है। तो ये क्या होगा, 2 सब्स्टिट्यूएंट्स, एक ये सब्स्टिट्यूएंट और एक ये सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होता है, जो कि मेन चेन का पार्ट नहीं है, ग्रुप विच इज नॉट द पार्ट ऑफ मेन चेन, इट्स कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट्स। इसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स क्या आ गया, 2। ध्यान से देखोगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर यहाँ पे राइट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, इसको मेन चेन मानते हैं, इस साइड से मेन चेन 4 5 6 7 8 9। जब इसको मेन चेन मानोगे यहाँ पे, इसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स कितना आ रहा है, 2। इसमें भी 2 सब्स्टिट्यूएंट्स, एक ये और एक ये। तो जब किसी भी साइड से मेन चेन ले रहे हैं, इसको भी ले रहे हैं और इसको भी देख रहे हैं, इसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स सेम आ रहा है, वही पॉइंट था। If the number of substituents are also same, then उस कंडीशन में कैसे मेंशन करेंगे, then substituents at the nearest position from the either end is selected as main chain। अब देखते हैं इसको यहाँ पे मीनिंग क्या आ रहा है। अब देखोगे इसमें, जब हम लोग यहाँ पे अगर लेफ्ट साइड से अगर इसको मेन चेन मानते हैं और नंबरिंग अगर यहीं से स्टार्ट करें, इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स किस पोजीशन पे आ रहा है, थर्ड 3 एंड 2 सब्स्टिट्यूएंट्स, 3 एंड 4। एक थर्ड पोजीशन पे आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट्स एंड एक फोर्थ पोजीशन पे है, क्योंकि उस केस में मैं मेन चेन इसको मान रहा हूँ। ये मेन चेन है, ये 3 एंड 4 पे आ रहा है। अब मान लो कि अगर मेन चेन में इसको एज्यूम कर रहा होता यहाँ पे, इस वाले पार्ट पे, इसमें नंबरिंग क्या होता है यहाँ पे, 1 2 3। 2 and 4 इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स 2 का and पोजीशन क्या रहेगा, 2 एंड 4। ध्यान से देखोगे, तो जब राइट साइड से नंबरिंग कर रहे हैं, तो जो सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन आ रहा है 2 एंड 4, तो दोनों में से लोएस्ट कौन सा है, ये लोएस्ट हो गया। लोएस्ट या नियरेस्ट, जो भी वर्ड यूज करो, नियरेस्ट पोजीशन या फिर क्या बोलते हैं इसको, लोएस्ट पोजीशन, लोएस्ट या नियरेस्ट। और जब ये लोएस्ट आ गया यहाँ पे है या नियरेस्ट, दैट मीन्स यही मेन चेन होगा। इसमें राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, ये रहा यहाँ पे है। मैं इसमें फाइनल दिखा देता हूँ कि इसमें क्या करना था, इसको रेज करके यहाँ पे। तो फाइनल जो मेन चेन होगा यहाँ पे, तो क्या रहता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये मेन चेन होता है यहाँ पे। तो ये मेन चेन, क्योंकि इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन आ रहा है, वो क्या आ रहा है, सेकंड पे एक सब्स्टिट्यूएंट्स है और एक फोर्थ पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है। क्लियर है, ये पॉइंट थोड़ा सा समझना था, बट मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया, यहाँ पे इसको क्लियर होना चाहिए सबको। तो मेन चेन सिलेक्शन का यही 3 रूल है। इसी 3 रूल के बेसिस पे हम लोग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेन चेन को सिलेक्ट कर पाएंगे। ये मेन चेन आ गया अब यहाँ पे, और एक ये सब्स्टिट्यूएंट जो कि सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, और एक ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ तक कॉपी करो। तो जब मेन चेन सेलेक्ट हो जाता है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो सेकंड काम होता है नंबरिंग करना, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में नंबरिंग। तो नंबरिंग के लिए भी 2 रूल है, उसको भी देखते हैं अभी हम लोग।
कर ले, कॉपी कर ले यहाँ तक सब लोग। प्रॉपरली अगर पॉसिबल है किसी टाइप से दिखाओगे सर्कल करके, ये सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा और एक ये सब्स्टिट्यूएंट्स। हो गया सर। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग। तो मेन चेन सिलेक्शन के बाद जो सेकंड काम होता है वो नंबरिंग। तो नेक्स्ट यही डालोगे इसमें नंबरिंग। नंबरिंग इसके लिए भी दो रूल है, रूल 1 और रूल 1, 2 जो 3 लिखना है। दैट मीन्स पहले रूल 1 को देखना है, रूल 1 फेल हो जाए तो रूल 2 भी फेल हो जाए, देन रूल 3 पे आएंगे। तो रूल 1 इसमें रहता है द नंबरिंग इज डन, द नंबरिंग इज डन इन सच अ वे, is done in such a way, that substituents get the lowest possible number, that substituents get the lowest possible number, lowest possible number, lowest possible number। तो कॉपी करो एग्जांपल से, इसको भी समझते हैं रूल 1 का, इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे। CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। अब यहाँ पे सोचना है इसमें मेन चेन कौन सा हो। पहले तो क्या करना है, मेन चेन सेलेक्ट करना है, देन नंबरिंग। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में पहले मेन चेन देखना है। इसलिए देखोगे सही बिल्कुल स्ट्रेट चेन ही होगा, क्योंकि इसी में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आ रहा है, यही लॉन्गेस्ट चेन है। 1 2 3 4 5 6, बाकी किसी में भी लॉन्ग। इसमें देखते हैं 1 ना सर, बताओ। 2 चेन में 6 कार्बन आ रहे हैं। नहीं, चेक करो इसमें चेक करते थे 1 2 3 4 5 ही आ रहा है। इधर देखते तो 1 2 3 4 ही आ रहा है, सिर्फ एक ही यही लॉन्गेस्ट चेन है इसमें कि 6 कार्बन एटम आ रहा है यहाँ पे। यही क्या हो जाएगा इसमें मेन चेन। तो नंबरिंग से पहले मेन चेन को सेट करना होता है, जो कि लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब सेकंड काम है नंबरिंग करना। इसी में नंबरिंग किसको करते हैं, मेन चेन को। तो जब भी नंबरिंग करेंगे हमेशा मेन चेन को करना है। अब देखना कि नंबरिंग लेफ्ट से स्टार्ट करें या राइट से। तो स्टेटमेंट को पढ़ो और उसका बताओ कि नंबरिंग किधर से स्टार्ट करना है, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट से। लेफ्ट से, क्योंकि इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन है, जब लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, तो जो सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन है वो क्या आ रहा है, थर्ड। राइट से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4, जब राइट से स्टार्ट करते हैं इसको फोर्थ पोजीशन मिलेगा। लेकिन रूल 1 के अकॉर्डिंग क्या है कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन है उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। नियरेस्ट या लोएस्ट, जो वर्ड यूज करो उसमें, लोएस्ट या नियरेस्ट। तो नंबरिंग इज डन इन सच अ वे दैट सब्स्टिट्यूएंट्स गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। दैट मींस नंबरिंग लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है, राइट से करोगे तो रॉन्ग नेमिंग आएगा। फिर क्लियर है, रूल 1 क्लियर है सबको। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। अब मान लो कि यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, यहाँ पे एक Cl हो। Cl को क्या है, क्लोरीन एटम है, ब्रोमीन है यहाँ पे, या फिर यहाँ पे कोई एक और ग्रुप लगा दो CH3 और एक यहाँ पे Cl लगा दो। अब इसमें देखने की जो मेन चेन होगा इसमें, पहले तो मेन चेन को सिलेक्ट करना है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा है, यही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आ रहा है, यही मेन चेन है। जैसे मेन चेन सेलेक्ट हो गया तो सेकंड काम क्या होता है, नंबरिंग करना। तो नंबरिंग अगर चेक करके सब क्लियरली दिख जाएगा तुम्हें।
जब इसमें राइट से करते हैं हम लोग, दोनों साइड से मैं करके बताता हूँ। जब राइट से नंबरिंग कर रहा है मेन चेन को 1 2 3 4 5 6 7, और जो भी ग्रुप मेन चेन का पार्ट नहीं उसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स किस किस पोजीशन पे आ रहा है चेक करके बताओ। 2 और 5 पे। 3 पे भी है एक सब, यहाँ भी CH3, ये भी मेन हाँ, चेन का पार्ट 2 नहीं 3 है। 5 2 3 5, जब राइट साइड से नंबरिंग कर रहे हैं तो पोजीशन क्या आ रहा है, 2 3 5। और यही नंबरिंग अगर लेफ्ट साइड से कर रहे होते तो पोजीशन क्या आता है उसमें सब्स्टिट्यूएंट्स का, 1 2 3 5 3 5 6। 3 5 6। ध्यान से देखते जाओगे सब लोग। तो दोनों, एक ये नंबरिंग का एक सेट ये बन गया और एक ये सेट बन गया। दोनों में से लोएस्ट सेट कौन सा है, लोएस्ट पोजीशन कौन सा है, ऊपर वाला, First. क्योंकि इसमें ये सेकंड और इसमें थर्ड आ रहा है। यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है, यही नियरेस्ट है, यही लोएस्ट पोजीशन है। दैट मींस ये जो मैंने नंबरिंग किया है ये करेक्ट नंबरिंग है, ये इनकरेक्ट होता है। क्लियर है यहाँ पे है। तो सेकंड एग्जांपल भी, दो एग्जांपल मैंने एक्सप्लेन किया हूँ, जो कि ये नंबरिंग का जो रूल 1 है वो क्लियर है यहाँ पर। चलो इसको नोट करो, फिर रूल 2 पे आते हैं हम लोग यहाँ पे। और इसका नेमिंग अभी हम लोग जस्ट सीखते हैं, मेंशन सिलेक्शन हो जाएगा, नंबरिंग कर लेंगे, सिर्फ उसका नेमिंग लिखना रह जाएगा, उसके आगे हम लोग देखते हैं। रूल तो मैं लिखता हूँ तब तक यहाँ पे, इफ द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर आल्सो सेम, the position of substituents are also same, the position of substituents are same, from the either end, either end या इस तरह से from the both end, then numbering is decided, then numbering is decided from the alphabetical order, from the alphabetical order, from the alphabetical order। देखते हैं इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे। If the position of substituents are same from both the end, from both the end, then numbering is done, या numbering is decided from the alphabetical order। If the position of substituents are same from both the end, then numbering is decided from the alphabetical order। तो नंबरिंग में मेनली यही दो रूल रहता है। देखते हैं सेकंड रूल का मीनिंग क्या है। मैं रीड भी करता हूँ, जिनको क्या कुछ राइटिंग में प्रॉब्लम है तो सुन करके लिख सकते हैं। The position of substituents are same from both the end, then numbering is done या decided from the alphabetical order। कर ले, कॉपी कर ले यहाँ तक सब लोग। Yes, sir. Yes, sir. Yes, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। अब इसका भी हम लोग एग्जांपल देखते हैं, इसका मीनिंग क्या है। अब यहाँ पे BR है और यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट आया तुम्हारा CN। यहाँ पे देखने की, ये तो BR और ये क्लोरीन है, ये Cl। इसमें मेन चेन कौन सा होगा, तो मेन चेन हमेशा कार्बन का चेन होता है, Horizontal. हॉरिजॉन्टल, यही मेन चेन है इसमें यहाँ पे। और जो मेन चेन का पार्ट नहीं है वो क्या होगा, ये सब्स्टिट्यूएंट्स और ये भी सब्स्टिट्यूएंट।
अब इसमें नंबरिंग किस साइड से करें, लेफ्ट या राइट, ध्यान से देख लोगे। अगर मैं लेफ्ट से भी करता हूँ, जो सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन है वो क्या रहेगा इसमें, 1 2 3 4 5। लेफ्ट से भी करते तो किस पोजीशन पे आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट, 2 एंड 5 पे, 1 2 3 4 5 6। तो सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन क्या आ रहा है तुम्हारा, 2 एंड 5। अगर मैं यही नंबरिंग राइट साइड से करूं मेन चेन को, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन क्या आ रहा है, 2 एंड 5। तो फिर कैसे डिसाइड करें नंबरिंग लेफ्ट से स्टार्ट करना या राइट से। उसके लिए सेकेंड रूल है यहाँ पर। रूल क्या था, देन नंबरिंग इज डिसाइडेड फ्रॉम द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मीनिंग क्या है यहाँ पे, जो सब्स्टिट्यूएंट्स है, इस सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम क्या होता है, ब्रोमो। इसका एज सब्स्टिट्यूएंट्स नेम ब्रोमो, और इसका एज सब्स्टिट्यूएंट्स नेम क्लोरो। और क्लोरीन है तो ये क्या होगा, क्लोरो, और ये ब्रोमो। अब देखना है कि ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम आ रहा है, इसमें अल्फाबेटिकली ऑर्डर में नेम में कौन सा आएगा, ब्रोमो पहले आएगा। बी पहले आ रहा है, अल्फाबेटिकल में बी पहले आता है देन सी। यहाँ पे ब्रोमो पहले आता है अल्फाबेटिकली, दैट मीन्स ये जो नंबरिंग किया गया है राइट साइड से, ये करेक्ट नंबरिंग है। तो अल्फाबेटिकली जो लोएस्ट आ रहा है, अल्फाबेटिकली बी पहले आता है, तो इसको लोएस्ट पोजीशन देना है नंबरिंग में। क्लियर है यहाँ पे, दैट मीन्स ये नंबरिंग करेक्ट है यहाँ पे। एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ पर, वो और भी क्लियर होगा वहाँ पर। सर अगर दोनों तरफ कार्बन हुआ तो दोनों तरफ अगर मान लो इधर बी आ रहा है इधर भी बी आर ही होता, तो फिर किसी भी साइड से नंबरिंग कर सकते हैं। जब अल्फाबेटिकल ऑर्डर से भी नहीं डिसाइड कर पाएंगे, तो फिर किसी भी साइड से नंबरिंग करो, वो सेम आएगा। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। तो सिंपल सा था, ये मेन चेन आ गया, इस सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम क्या था, ब्रोमो। पता है सबको ब्रोमीन है, ये बी आर, ये क्या होता है, ब्रोमो। ये क्या है, Cl, इसका नेम क्या होता है, क्लोरो। तो अल्फाबेटिकली पहले कौन सा आ रहा है इसमें, बी, दैट मीन्स ब्रोमो। इसका नेम देखना है यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट का। तो ब्रोमो का बी पहले आता है देन सी आता है। तो जो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है, जिसका नेम में अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है, उसको लोएस्ट पोजीशन देना है। ये क्या आ रहा है इसमें, सेकंड, इसको लोएस्ट दे रहे हैं। तो राइट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं। सेम एग्जांपल मैं एक और ले रहा हूँ और क्लियर होगा वो। एक ये कंपाउंड है। अब यहाँ पे तुम्हें मेन चेन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे इसमें मेन चेन कौन सा रहेगा, अब देखो इसमें यहाँ पे दो क्वेश्चन आता है। इसमें एक इसको भी ले सकते थे मेन चेन यहाँ पे, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। या फिर इसी को ऊपर से भी स्टार्ट कर सकते थे, वो सेम रहता तुम्हारा। ऊपर से यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते थे इसमें। इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या रहेगा तुम्हारा, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो किसी को भी ले सकते थे ऊपर से या फिर हॉरिजॉन्टल, दोनों में से जो मन करे ले सकते हो यहाँ पे। अब जब मेन चेन सेलेक्ट हो गया, अब इसमें नंबरिंग किस साइड से करना वो सोचना है यहाँ पे। तो नंबरिंग हम लोगों को उस साइड से करना है जिससे कि सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले, जो रूल 1 था। तो रूल 1 के अकॉर्डिंग अगर सोचें, तो मान लो मैं इधर से नंबरिंग करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन क्या आ रहा है इसमें, 3 and 6. 3 and 6। और यही नंबरिंग अगर लेफ्ट साइड से, ये राइट साइड से करते हो, तो फिर नंबरिंग क्या आएगा, सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन क्या आएगा, 3 and 6. बताओ सब लोग बताओ। वो क्या रहेगा, 3 and 6 ही आना है, किसी भी साइड से नंबरिंग करो। राइट से भी करो तो वो 3 and 6 आएगा। तो जब इक्वल नंबर ऑफ पोजीशन आ जाए सब्स्टिट्यूएंट्स का, तो फिर कैसे डिसाइड करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। और जब अल्फाबेटिकल ऑर्डर से डिसाइड करेंगे, इस ग्रुप का नेम क्या होता है, CH2 CH3 यही है। तो CH2 CH3 दैट मीन्स इथाइल। तो CH2 CH3 इस टाइप का जो ऑलरेडी हम लोग
क्लास में कर चुके हैं। इसका नेम क्या होता है इस ग्रुप का? इथाइल। ये क्या आ रहा है यहाँ पे? इथाइल। और यहाँ पे सिर्फ एक ही कार्बन आ रहा है, ये क्या है? CH3। इसका नेम क्या होता है CH3 का? मिथाइल। ऐसे हम क्लास में कर चुके हैं CH3। तो CH3 का नेम क्या है? Yes, sir. मिथाइल। और ये इथाइल। अब देखने के अल्फाबेटिकली पहले कौन सा आता है, इथाइल या मिथाइल? इथाइल। इथाइल। इथाइल का ई पहले आता है अल्फाबेटिकली। दैट मीन्स इथाइल को लोएस्ट पोजीशन देना है। तो अल्फाबेटिकली जो पहले आता है उसको लोएस्ट पोजीशन देना है। दैट मीन्स जो नंबरिंग करेंगे हम लोग इसमें, करेक्ट नंबरिंग क्या होता है? राइट साइड से। क्लियर है? इसमें नंबरिंग इधर से करना था, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये करेक्ट नंबरिंग है क्योंकि अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आ रहा है। ये रूल भी क्लियर है? सेकेंड रूल इसमें सबको निको डॉट है तभी पूछ सकते हो यहाँ पे। तो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। फिर नंबरिंग के लिए मेनली यही दो रूल था। नेक्स्ट है इसका नेमिंग। और सब लोगों को पूरा लेक्चर अटेंड करना है, ऐसा नहीं कि लास्ट का सर 5 मिनट बचा हुआ है लेक्चर, क्योंकि लास्ट में कुछ एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। मान लो कि अगर एक रूल पढ़े, एक रूल छूट गया, तो फिर वो रूल के बेसिस पे तुम्हें आगे पूरे नोमेनक्लेचर में दिक्कत आने वाला है। एक एक रूल यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड काम होता है इसमें नंबरिंग। यहाँ पे देखो, पहली बार में कोशिश करो कि पहली बार में समझे। मैं दोनों तरीके से लिए बताता हूँ यहाँ पे। डिटेल में पहली बार में डिटेल में बता रहा हूँ यहाँ पे, तो पहली बार में कोशिश करना है कि समझना है। यहाँ पे देखने कि यहाँ पे जो नंबरिंग कर रहे थे, जब राइट साइड से नंबरिंग करते हैं या लेफ्ट साइड से, किसी भी साइड से, तो दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन क्या आता है? 3 and 3 6। तो जब सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन सेम आ जाए तो फिर नंबरिंग कैसे डिसाइड करेंगे? सब्स्टिट्यूएंट्स के नेम के बेसिस पे। और जो सब्स्टिट्यूएंट्स के नेम में अल्फाबेटिकली पहले आता है सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम, ये इथाइल आ रहा था और ये क्या था? मिथाइल। इथाइल अल्फाबेटिकली पहले आता है, दैट मीन्स इसको लोएस्ट पोजीशन देना है। तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जो पहले आता है उसको क्या करना है? लोएस्ट पोजीशन देना है। क्लियर है सबको अब यहाँ पे? है यस सर। चलो ठीक है। थर्ड काम होता है इसका नेमिंग। अब नेमिंग में 3-4 पॉइंट्स है जिसको कि नेमिंग करते टाइम कुछ ध्यान रखना रहेगा यहाँ पे। तो फर्स्ट पॉइंट है, इसमें कुछ रूल नहीं है, बस पॉइंट वाइज है। रूल यही था इसमें, मेंशन सिलेक्शन एंड नंबरिंग के लिए। नेमिंग में फर्स्ट पॉइंट है इसमें। अब इसमें रूल नहीं है यहाँ पे, सिंपली जब हम लोग नेम लिख रहे हैं कहाँ पे कॉमा लाएगा, कहाँ पे हाइफन लगाएंगे, वो सब चीज यहाँ पे ध्यान रखना रहेगा तुम्हें। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, राइट द सब्स्टिट्यूएंट्स इन प्लेस ऑफ सेकेंडरी प्रीफिक्स। ये साथ में पॉइंट नोट करते जा सकते हैं। राइट द सब्स्टिट्यूएंट्स इन प्लेस ऑफ secondary prefix. Write the substituents in place of secondary prefix with their appropriate position. With their appropriate position. Appropriate position in alphabetical order. In alphabetical order. ये फर्स्ट पॉइंट हम लोग हर एक पॉइंट को जैसे ऊपर में रूल क्लियर किए थे एग्जांपल से, यहाँ भी हर एक पॉइंट को हम लोग एग्जांपल से क्लियर करेंगे। बट 3-4 पॉइंट पहले उसको एक साथ नोट डाउन कर लेना है यहाँ पर। फर्स्ट पॉइंट क्या है? राइट द सब्स्टिट्यूएंट्स इन प्लेस ऑफ सेकेंडरी प्रीफिक्स with their appropriate position in alphabetical order. कॉपी कर लो जल्दी से, सेकंड पॉइंट पे आते हैं हम लोग।
कर ले, कॉपी कर ली सब लोग यहाँ तक। सर ये देयर के आगे क्या है? Yes, sir. विथ देयर एप्रोप्रिएट पोजीशन, जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन होगा उसको मेंशन करना है नेमिंग में, विथ देयर एप्रोप्रिएट पोजीशन। सर मतलब दो होंगे तो दोनों को बिल्कुल मेंशन करना है। बिल्कुल, दोनों को मेंशन करना है। जब वो नेमिंग करें तो वहाँ पे हर एक पॉइंट पे क्लियर होगा। जैसे कि यहाँ पे क्या रहा था, थर्ड पोजीशन पे इथाइल है और 6 पोजीशन पे क्या रहा, मिथाइल। तो दोनों का पोजीशन मेंशन करना है, 3 इथाइल 6 मिथाइल ऑक्टेन। देखेंगे आगे क्या रहेगा उसका। कर ले, कॉपी कर ले यहाँ तक। Yes, sir. तो ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। सेकेंड पॉइंट इसमें, ये कोई रूल नहीं है बट ये पॉइंट है जो कि नेमिंग में ध्यान रखना रहेगा यहाँ पे। इफ द सेम सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स, the same simple substituents, the same simple substituents occur more than one, then prefix die for 2, comma try for 3, comma 4 tetra for 4, etc. are used to indicate die for 2, try for 3, tetra for 4, etc. are used to indicate how many times it appears. It is used to indicate how many times it appears. अब इसका मीनिंग क्या है? मान लो कि एक ही कंपाउंड में दो दो सब्स्टिट्यूएंट्स, इस पेज पे मैं आता हूँ, अगर कॉपी नहीं किया है तो पीछे लेते हैं। मान लो कि यहाँ पर मिथाइल था और थर्ड पोजीशन पे भी मिथाइल अगर होता, ये भी मिथाइल और ये भी मिथाइल, दोनों के साथ हम लोग क्या लिखते हैं, 3,6 मिथाइल डाई मिथाइल, डाइमिथाइल। दो मिथाइल ग्रुप आ रहा था। जब सेम ग्रुप आ रहा है, सेम सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहा है, टू के लिए क्या लिखेंगे? जब दो मिथाइल ग्रुप आ रहा है सेम, तो डाई, इस टाइप से। मान लो कि यहाँ भी मिथाइल हो, यहाँ भी मिथाइल हो, एक और मिथाइल हो। जब 3 मिथाइल ग्रुप रहेगा एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स तो ट्राई मिथाइल, दो मिथाइल ग्रुप होगा तो डाई मिथाइल। क्लियर है? यहाँ पे क्या लिखना है? 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 अगर होता तो पेंटा हेक्सा, इस टाइप से लिखेंगे। थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट बेसिकली ये सेकंड पॉइंट को ही कॉपी करना है। द सेम complex substituents occur more than one, then prefix bis for 2, tries for 3, tetrakais for 4, tetrakais for 4, etc. are used to indicate how many times it appears. सिर्फ यहाँ पे सिंपल के लिए क्या करना था, कॉम्प्लेक्स लिखना था। और इसमें जब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स होता है तो टू के लिए क्या लिखते हैं, बाइस, BIS, थ्री के लिए क्या लिखते हैं, ट्राइस, TRIS, फोर के लिए क्या लिखते हैं, टेट्राकाइस, 5 अगर होता तो पेंटाकाइस। इस टाइप से हम लोग हर एक पॉइंट का एग्जांपल मिलाएंगे। यही 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे है।
सर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मतलब मैं इसका मीनिंग आगे बताऊंगा। सिंपल में क्या आ जाता है, मिथाइल इथाइल। कॉम्प्लेक्स में मिथाइल इथाइल के अलावे जो कुछ ग्रुप आता है, इसका हम लोग बिल्कुल अलग से भी पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स का नेमिंग अलग से पढ़ना होता है, जो कि आगे आएगा। इसको बस अभी कॉपी कर लूंगा यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा। सर ये BIS लिखा है क्या? बिल्कुल, ये क्या है, BIS 22, TRIS ट्राइस, TETRA टेट्राकाइस। तो प्रीफिक्स डाई कॉमा ट्राई कॉमा टेट्रा etc are not considered in alphabetical order. In alphabetical order. Are not considered in alphabetical order. Prefix di, tri, tetra, etc. are not considered in alphabetical order. Or simple substituent. Or simple substituent. But considered for complex substituents. चलो इसको कॉपी करो यहाँ पे। बस 2 पॉइंट और है सिंपल सा, उसको कॉपी करना, फिर नेक्स्ट क्लास में इसका एग्जांपल भी समझ पाएंगे। देख लोगे सब लोग, 2 पॉइंट्स और है। टाइम हो गया ठीक है, बट 1-2 मिनट एक्स्ट्रा हो सकता है, ऐसा नहीं कि बस टाइम हुआ बस डिस्कनेक्ट हो गए। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट आता है। एक पॉइंट यहाँ पे स्पेस में लिख पाऊंगा यहीं पे अभी कि नंबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम वर्ड्स। नंबर्स आर separated from words by hyphen, HYPN hyphen। डायग्राम लिख लो इस तरीके का। और एक लास्ट पॉइंट इसी में स्पेस है, बस इतना में आ जाएगा। 6th पॉइंट, numbers are separated from each other. Numbers are separated from each other. Numbers are separated from each other by comma। बस ये लास्ट पॉइंट है। सेकेंड लास्ट पॉइंट क्या है, नंबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम वर्ड्स बाय हाइफन। और लास्ट पॉइंट क्या है, नंबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय कॉमा। अब मान लो कुछ 2 नंबर आ रहा है, 2,4 डाइमिथाइल, इस टाइप से कहीं कुछ लिखना हो। ये क्या आ रहा है, 2 नंबर्स को कैसे सेपरेट करते हैं, कॉमा से। और नंबर एंड वर्ड आ जाए तो इसको कैसे सेपरेट करेंगे, हाइफन। 2,4 डाइमिथाइल जो भी रहेगा वो नेक्स्ट क्लास में लोग समझेंगे क्या रहेगा। सर वो 2 और 4 क्यों आएंगे? मतलब कुछ भी रहेगा, मतलब मैं एक रेंडम ले रहा हूँ यहाँ पे, कुछ भी जो भी पोजीशन होगा तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट्स का। ऐसा नहीं कि 2 ही 4 होगा, 1 3 हो सकता है। तो 2 नंबर्स को सेपरेट करना है, किसका यूज करना है। बट सर क्यों आएंगे ऐसा? वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे? वो क्यों आए, चलो मैं सिर्फ एक एग्जांपल देख लोगे यहाँ पे है। चलो पीछे एक एग्जांपल मैंने लिया हुआ था। मान लो कि यहाँ पे है एक ये कंपाउंड है तुम्हारा, इसमें ये मेन चेन है तुम्हारा ये। बाकी तो आज नेमिंग पे फोकस नहीं करेंगे क्योंकि रूल लिखते ही हम लोग। अब इसमें जब मेन चेन सेलेक्ट करोगे, इसमें ये क्या होगा, नंबरिंग करना था 1 2, इसको नोट नहीं करो, बस सिर्फ देख लोगे 4 5 6। तो सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन क्या है इसमें, ये बताओ। 2 3 4।
2, 3, 4. इसमें हम लोग लिखेंगे 2, 3, 4। कौन कौन सा ग्रुप है सब्स्टिट्यूएंट्स में? ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल और ये भी मिथाइल। ट्राइमिथाइल। ये क्या लिखेंगे? ट्राई मिथाइल। मेन चेन में कितना कार्बन? 6। वो क्या आ जाएगा? हेक्सेन। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी को डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो 2, 3, 4 क्यों आता है? हम लोग जो सब्स्टिट्यूएंट्स का पोजीशन होता है उसको मेंशन करते हैं यहाँ पर हम लोग। Okay, sir. तो ठीक है, बाकी हम लोग ये नेक्स्ट क्लास में यही इसी चीजों को सीखना है नेक्स्ट लेक्चर में। Yes, sir. सर वो वाली स्लाइड दिखाओ ना। ठीक, मैं आता हूँ सर वो नीचे वाला दिखाओ 6 पॉइंट वाला। बिल्कुल, ये कॉपी करो इसको। लास्ट पॉइंट क्या? नंबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम वर्ड, ये नंबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। दो नंबर्स को अगर सेपरेट आउट करना है इसका यूज करना है कॉमा का, और नंबर्स एंड वर्ड को सेपरेट आउट करना है तो हाइफन का यूज करते हैं। सर ये 4th पॉइंट में कंसीडर इन के बाद क्या लिखा है? कंसिडर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ALPHAB से सोच सकते थे यहाँ पे क्या? अल्फाबेटिकल ऑर्डर और सिंपल सब्स्टिट्यूएंट। तो लास्ट एंड सेकंड लास्ट पॉइंट तो हम लोग समझ गए, एक एग्जांपल देखे थे, कुछ बेसिक आइडिया आ गया है। बाकी पॉइंट्स को भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में एग्जांपल के थ्रू समझ पाएंगे। क्लियर है? बट नेक्स्ट लेक्चर में तुम लोगों का हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले होमवर्क भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि संडे को तुम्हारा टेस्ट भी है। जो सैटरडे को लेक्चर है उसमें एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 पार्ट 2 का सिर्फ सेक्शन ए। आई थिंक कुछ लोग कर भी लियोगे, जो लोग नहीं किए थे होमवर्क प्रॉपर कर लोगे। नेक्स्ट लेक्चर में पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, देन आगे कुछ पढ़ना है, क्योंकि इसी के क्वेश्चन संडे को मुंह में आने वाला है। यहाँ पर तुम लोगों को डीपीपी भी मिला होगा एक, बताओ कोई एक बताओ डीपीपी। ये सर मिला डीपीपी। डीपीपी अगर मिला है उसमें से भी कुछ होमवर्क करना है, क्योंकि उससे भी कुछ टेस्ट में आ सकता है, और बहुत ज्यादा मैं होमवर्क नहीं दे रहा हूँ उसका। इसमें से तुम्हें सिर्फ 2 डीपीपी करने हैं वहां पर। क्लियर है? डीपीपी नंबर मैं होमवर्क इस अलग से भी ग्रुप पे भी सेंड कर दूंगा। डीपीपी नंबर A1 एंड A2, इसमें कि 10 क्वेश्चन ही है, और इसके क्वेश्चन तो बहुत इजीली कम टाइम में सॉल्व हो जाता है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन को देखे टिक किए वहां पर। Yes, sir. तो डीपीपी नंबर A1 एंड A2 नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करना है हम लोगों को, और एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 पार्ट 2 का सेक्शन है। सर इसमें से आ सकता है कि टेस्ट को? बिल्कुल, इसमें से 1-2 क्वेश्चन दिए जाते हैं, और वो जो सेट करते हैं क्वेश्चन कोटा से। तुम्हारा टेस्ट कहाँ से होना है? कोटा से टेस्ट कंडक्ट होता है तुम्हारा ये, और किस पोर्टल पे होगा सारा कुछ बताया जाएगा तुम्हें ग्रुप पे। आईडी पासवर्ड क्या होगा सारा कुछ एक्सप्लेन किया जाएगा। ये सर ये टेस्ट में ऑल इंडिया रैंक आएगा क्या? बिल्कुल, ये ARR भी आएगा तुम्हारा। ऑल इंडिया रैंक तो नहीं बोलते हैं, ARR क्या बोलते हैं? ऑल रेजोनेंस रैंक। तो तुम्हारा सेंटर रैंक भी आएगा और ARR भी आएगा, ऑल रेजोनेंस रैंक। दैट मीन्स पूरे इंडिया में जितने भी बच्चे तुम्हारे साथ के J4 के स्टूडेंट दे रहे होंगे एग्जाम, सबके साथ तुम्हारा रैंक आएगा। सर टेस्ट में आईडी पासवर्ड कोटा का डालने का है? नहीं, वो तुम्हें अपडेट किया जाएगा ग्रुप पे, जो भी डालना है वो तुम्हें बताया जाएगा। और ये जो तुम्हारा पोर्टल रहता है वो ऑनलाइन रेजो का रहता है, तो तुम्हारा कोटा का ही पोर्टल है ऑनलाइन रेजो। तो तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन किया जाएगा, तुम्हें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है वहाँ पे। पोर्टल क्या रहेगा, आईडी पासवर्ड क्या रहेगा, सब कुछ एक्सप्लेन किया जाएगा। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं इसको, बट कोशिश करो कि लेक्चर मिस ना हो किसी का, क्योंकि एक एक लेक्चर मिस होगा तो ये सारा, मान लो कि आज जो लेक्चर मिस किए होंगे इसलिए सारा रोड डिफिकल्ट हो जाएगा फिर। चलो ठीक Sir, है, recording. बिल्कुल मैं रिकॉर्डिंग डाल देता हूँ ग्रुप पे। तुम लोगों का जो चैनल बना हुआ है रेजोनेंस नासिक का, वहां पर जाकर के देखोगे, या फिर मैं प्लेलिस्ट का लिंक ही शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, वहां पर भी जाकर देखो।
तो ठीक है, मैं अभी सेशन एंड करता हूँ फिर आज का। तो पेश कर दिया हाँ बताओ, कुछ पूछ रहे हो? सर, 1 मिनट आप पीछे का पेज करो। इस एग्जाम्पल को भी कॉपी नहीं भी करोगे तो हम और बेसिक एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। ओके सर, चलेगा। चलो ठीक है, तो ठीक है फिर मैं अभी सेशन एंड करता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। Yes, sir.